हाय दोस्तों, मैं अमित शुक्ला। हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोगों के बीच में आज भूगोल BA भाग 3 तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि सुदूर पूर्व एशिया का जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ मैं आप लोगों के बीच में लाया हुआ हूँ, जो वो आप लोग विशेष तरीके से क्वेश्चंस तैयार किया हूँ। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि क्वेश्चंस आपका कहाँ से आने वाला था, कहाँ से आएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपडेट कराया हूँ। और आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि 1.5 घंटे का पेपर होने वाला है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जिससे कि आप लोग का नंबर कम ना हो। तो जितना आप लिखेंगे उतने अच्छा नंबर मिलेगा, जितना बढ़िया आप लिखेंगे उतने बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। तो हमारा जो क्वेश्चंस बन के आया था, सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या जो सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या है, और सारे क्वेश्चंस मैं अपडेट कराया हूँ। तो आइए वीडियो में मैं आपको अंदर अपने क्वेश्चंस को की ओर ले चलता हूँ। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि क्वेश्चंस जो मिले हैं हमको वो बहुत ही अच्छे और टॉप क्लास के क्वेश्चंस मिले हैं। तो आप ज़्यादा देर ना करिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अगली वीडियो को आपके तहत पहुँचे। तो जो वीडियो हमारा देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद। तो चलिए मैं अपने क्वेश्चंस की ओर लेके चलता। क्वेश्चंस हमारा है, सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या का वर्णन कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या का वर्णन कीजिए। चीन। आंसर हमारा क्या है? चीन न केवल एशिया अपितु विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तथा यहाँ सीमित परिवार अर्थात एक बच्चे की संकल्पना का पूर्ण रूपेण पालन किए जाने से वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में है। दूसरी ओर जापान ने क्षेत्र एवं संसाधन होने के कारण जनसंख्या की सीमित कर रखा है। दक्षिणी कोरिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 82.4 है, जो पूर्वी एशिया में सर्वाधिक है। चीन में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र से हुई है, यद्यपि प्रारंभ काल में यह वृद्धि सीमित रही होगी, किंतु ईसा बाद 1200 वर्ष के पश्चात इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वास्तव में यहाँ 1953 में जनगणना का कार्य ठीक प्रकार से किया गया, जिसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या 59.01 लाख अंकित की गई। 1991 की जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या 113 करोड़ थी, जो 2001 में 128 करोड़ 69 लाख हो गई। पूर्वी एशिया के देश में जनसंख्या संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ। तालिका पूर्व एशिया की जनसंख्या, यहाँ पे देश का नाम दिया गया, जनसंख्या वर्ष कब हुई, वृद्धि कितना हुआ और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितना है। चीन 12,852 लाख, जो वार्षिक वृद्धि हुई वो 1.3 की हुई, और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में 36.7%। और जो जापान हमारा है वो 12,073 यानी कि 1,273, ये कितना है इसका प्रतिशत 0.5 है, और 78.9 इसका नगरीय है। उत्तरी कोरिया का ले लिया जाए जो 221 लाख है, बाकी इसमें अभी कोई दिखाया नहीं गया है कितने अंक में प्रतिशत हो रही है कितने नहीं। दक्षिण कोरिया 471 लाख, वहीं इसकी वृद्धि हो रही है उससे 1.1 है, और जो नगरीय जनसंख्या का है वो 82.4। ताइवान क्या है 22.10 लाख, और उसकी वार्षिक कुछ पता नहीं है, इसका भी नगरीय प्रांत में कुछ पता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर। चीन की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश यांगटीसी नदी के मध्य तथा निचली घाटी है। यह जनसंख्या घनत्व 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। दक्षिण चीन के 12 प्रांत जो 28% क्षेत्र घेरते हैं, यहाँ 59% जनसंख्या केंद्रित है। दूसरी ओर विरल और अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र चीन के 55% भाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण चीन की औसत घनत्व 68.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
चीन में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में यहाँ लगभग 22% नगरीय जनसंख्या है। शंघाई सबसे बड़ा नगर है। जापान पूर्वी एशिया का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। 1975 का प्राथमिक जनगणना में यहाँ की जनसंख्या 11 करोड़ 19 लाख थी। 2001 में जनसंख्या 12 करोड़ 72 लाख हो गई। जापान में सामान्य जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में औसत 1000 व्यक्ति किलोमीटर तक पहुंच गया है। वहीं आगे अगर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र जापान के 58% क्षेत्र में है, किंतु यहाँ जनघनत्व बहुत कम है। होक्काइडो तथा होन्शु में ऐसे क्षेत्र का विस्तार है। मैदानी क्षेत्रों तथा निचले पर्वतीय ढालों जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर मिलता है। नगरों एवं उद्योग प्रधान क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। यह पेटी उत्तरी क्यूशू से पूर्व में टोक्यो तक फैली है। यह सर्वत्र जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्तियों का प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में जनघनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। नगरीकरण जापान की प्रमुख विशेषता है। यह केवल कुल जनसंख्या 78% लोग नगरीय है। जापान के 10 नगर ऐसी है जहां जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इसके अलावा 78 नगर ऐसे हैं जहां जनसंख्या 2 से 10 लाख तक है। वर्ष 2001 में उत्तरी कोरिया की जनसंख्या 224.6 लाख तथा दक्षिण कोरिया 482.8 लाख अंकित की गई। जनसंख्या के वितरण से स्पष्ट है कि दक्षिणी कोरिया के तटीय भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। दक्षिण कोरिया की 40% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सियोल दक्षिण कोरिया की तथा प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की बड़ा नगर और राजधानी है। ताइवान की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 2001 में ताइवान की जनसंख्या 224 लाख अंकित की गई है। ताइवान मानसून एशिया का सघन बसा देश है, जहां औसत घनत्व 619 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 76% जनसंख्या ग्रामीण है। ताइपे यहाँ की राजधानी एवं प्रमुख नगर है। और हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, सुदूर पूर्व एशिया में चावल उत्पादन अनुकूल परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया देश में जनसंख्या का प्रमुख खाद्यान्न चावल है। इसका कारण यह है कि इन देशों में चावल उत्पादन की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। चीन की विश्व की बृहत्तम 36% चावल उत्पादक देश है। समुद्र तटीय में कहीं कहीं 80 से 90% भूमि पर चावल उगाया जाता है। जापान की प्रमुख फसलें चावल हैं। 2012 में जापान में चावल का उत्पादन 7.75 मिलियन टन हुआ। उत्तरी कोरिया के 1/3 भाग का धान की खेती की जाती है, क्योंकि चावल यहाँ का मुख्य खाद्यान्न है। दक्षिण कोरिया में 40% की भूमि पर धान की खेती की जाती है। यहाँ कई भागों में 2 फसलें उगाई जाती हैं। ताइवान में चावल का वार्षिक उत्पादन 20 लाख टन से अधिक है। धान मैदानी भागों तथा निचले ढालों पर उत्पन्न किया जाता है। सुदूर पूर्वी एशिया में चावल उत्पादन में निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। नंबर 1, उत्तम जलवायु के कारण पर्याप्त वर्षा। नंबर 2, कृषि भूमि में देसी खाद के साथ साथ रासायनिक खादों का उचित एवं भरपूर उपयोग। चीन गहरी जुताई तथा गहन बुआई। नंबर 4, उन्नतशील बीजों के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन की वृद्धि। 5 नंबर है, मिट्टी की उर्वरता में वैज्ञानिक ढंग से वृद्धि का प्रयास। नंबर 6, आपका पौध संरक्षण की पर्याप्त सुविधाएं। कृषि कार्य में मशीनों के उपयोग में वृद्धि।
अधिक जनसंख्या के कारण किसी कार्य हेतु श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं को पर्याप्त विस्तार, जापान जैसे देश में जैविक एवं अजैविक दोनों प्रकार की खादों का संतुलन का उपयोग, 11 वर्ष में 2 फसलें तथा पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि, धान की कृषि में रोपण पद्धति के कारण उत्पादन में वृद्धि, उपयुक्त व्यवस्थाओं के अलावा यहाँ उत्तम बीजों एवं कीटनाशकों की दवाओं के कारण। आंसर हमारा क्या है? अब क्वेश्चन हमारा, सुदूर पूर्व एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन। सुदूर पूर्व एशिया की प्राकृतिक वनस्पति जलवायु द्वारा नियंत्रित है तथा धरातल ने भी इसे प्रभावित किया है। चीन में विगत दशकों में वनस्पति की पर्याप्त हानि हुई है और वर्तमान में यहाँ मात्र 10% क्षेत्र पर ही वनों का विस्तार है। दक्षिणी चीन में सदाबहार चौड़ी पत्ती के वन मिलते हैं, जिनमें टैलो, बांस, टुंग, रबर आदि के वृक्ष मिलते हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी चीन में पतझड़ वाले वन में, जिनमें साल, सागौन आदि के वृक्ष हैं। चीन के शुष्क प्रदेशों में गोबी, बाकला, मकान, उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। तिब्बत और सिक्यांग के क्षेत्र में छोटी घास अर्थात स्टेपी प्रदेश में वनस्पति मिलती है। जापान में वनों का विस्तार अधिक है। संपूर्ण जापान में 68% क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का उपयोग के साथ साथ उनका संरक्षण, पुनः रोपण भी उचित रूप में किया जाता है। जापान का उपोष्ण, कोड़धारी और शीतोष्ण प्रकार के वन हैं। उपोष्ण वनों में बांस, बर्च, मैपल, पाइन, हेमलॉक, लार्च आदि के वृक्ष मिलते हैं। कोड़धारी वन अर्थात जापान और पर्वतीय ढालों पर हैं। इनमें स्प्रूस, बीच एल्डर और लार्च के वृक्ष हैं। शीतोष्ण वनस्पति पश्चिमी होक्काइडो, दक्षिणी हांसू और दक्षिण पश्चिम जापान के उच्च क्षेत्रों में इनमें चीड़, बनुज, चेस्टनट, ओक, चेरी, वालनट के वृक्ष प्रमुखता से होते हैं। ताइवान में लगभग 55% प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है। यहाँ उष्ण सदाबहार सघन वनों का एक कोड़धारी वनों का विस्तार है। ताइवान में प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख घन मीटर लकड़ी प्राप्त होती है। कोरिया में भी वनों का पर्याप्त विस्तार है। उत्तरी कोरिया में दक्षिणी कोरिया की अपेक्षा अधिक वन है। यहाँ ओक, पाइन, कर, बलूत, स्प्रूस, वॉलनट, बीच के वृक्षों की प्रधानता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुदूर पूर्व एशिया के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन। अब यहाँ पे खनिज तेलों के लिए है। चीन को छोड़कर पूर्वी एशिया का कोई भी देश पेट्रोलियम के संदर्भ में आत्मनिर्भर नहीं है। वर्तमान समय में चीन एक पेट्रोलियम निर्यातक देश हो गया है। चीन में लगभग 500 करोड़ मीट्रिक टन खनिज तेल का भंडार भूगर्भ में छिपा हुआ है। साम्यवादी सरकार ने खनिज तेल के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया है। चीन के प्रमुख खनिज तेल उत्पादक सीदाम बेसिन, जुगेरियन बेसिन, लाल बेसिन और तुर्फान बेसिन। जापान में क्या है? जापान खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्र में प्रयत्नशील है। रसायन उद्योगों में खनिज तेल का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। 1952 में जापान में कुल 5 लाख मीट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन हुआ, जो कुल खपत का मात्र 1%। जापान में खनिज तेल के निम्न 2 प्रकार के प्रमुख क्षेत्र हैं। हांसू द्वीप, यहाँ खनिज तेल होकुरिकु और पश्चिमी टोहोकू प्रदेश में, तथा नंबर 2 होक्काइडो द्वीप में, यहाँ इशिगरी युफुत्सु क्षेत्र में तेल भंडार है। हांसू जापान का 99% खनिज तेल टोहोकू प्रदेश के एकिता, यामागाता तथा होकुरिकु क्षेत्र के निगाता प्रीफेक्चर से प्राप्त करता है। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान तथा हांगकांग आदि में खनिज तेल उत्पादन नगण्य सा है। तो सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे अब जिसको भी हमारा ये वीडियो देख रहा है वो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।
और हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हम लिखते हैं जो कि आप लोगों तक पहुँचे, तो मैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से एक बार आऊँगा। धन्यवाद।